अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम ताजपुरा के दिलकश इस्लामिक मदरसा में इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम जनाब साजिद हसन साहब जो इस स्कूल के प्रबंधक हैं उन्होंने रखवाया है। और ये बहुत खुशी की बात है कि हम जितनी महिलाएं हैं वो महिलाएं जो देश की मुख्य धारा में सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं। जैसे कहते हैं ना, एक ह्यूमन बॉडी में बैकबोन जो होती है वो पूरा जिस्म उस बैकबोन पर टिका रहता है। इसी तरह कोई भी देश और उस देश की जो आत्मा होती है वो महिलाओं पर टिकी होती है। और हम लोग 50% आबादी की हमारी संख्या है और हमें गर्व है कि हम महिलाएं हैं। और महिलाएं होने के साथ साथ हम लोग जो हैं वो एक ज़िम्मेदारी हमारे कंधों पर आती है 3 जनरेशन के लिए। यानी जब एक महिला अपनी ज़िम्मेदारी निभाती है तो जब वो एक बेटी होती है तो वो अपने वालिद की अपने घर में ज़िम्मेदारी निभाती है एज ए बेटी। फिर उसके बाद वो बीवी बनती है, फिर एक बीवी की ज़िम्मेदारी निभाती है और उसके बाद वो ज़िम्मेदारी निभाती है एक माँ की। और माँ की ज़िम्मेदारी जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। इससे पहले कि मैं अपनी बात को शुरू करूं, मैं इस मंच पर आसीन हमारी प्यारी बहनें, हमारी गेस्ट जो आई हैं, मैं उनका वेलकम करना चाहूँगी। मेरी बराबर में बैठी हैं शबाना रईस जो कि सूफिया जूनियर पब्लिक स्कूल की प्रबंधक हैं, और साथ में हैं डॉक्टर जहनुबा और डॉक्टर यास्मीन और आप फ़रहीन एंड खुशनुमा, राइट। और आप लोग जितने भी यहाँ पर आए हैं मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है तालीमी व इस्लामी सेमिनार। यानी हम लोग जो इस टॉपिक पर बात करेंगे वो हमारा है कि आज के टाइम में हमारी जो तालीम है दीन और दुनिया को लेकर के, और इस्लामिक तालीम वो हमारी ज़िंदगी में कितना रोल प्ले करती है। हम क्या क्या हम लोगों ने अभी तक नहीं सीखा, क्या क्या हम लोगों को सीखना चाहिए, क्या क्या कमियां हमारे अंदर रह गई हैं और किस तरह से हम उन कमियों को दूर करके एक मुकम्मल इंसान बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करिए, और इल्म हासिल करने के लिए आपको अगर चीन जाना पड़े तो चीन तक जाइए, क्योंकि उस ज़माने में चीन बहुत दूर हुआ करता था, अब तो बहुत पास हो गया है। लेकिन ये कहा है, इस बात की आप गहराई को समझिए। यानी इल्म जहाँ से भी मिले आप वहाँ तक जाइए। एक मुसलमान के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि एक मुसलमान के लिए, एक मर्द औरत के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इल्म हासिल करे। और ये इल्म हासिल करना उसका सिर्फ हक नहीं है, उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है कि वो इस इल्म को हासिल करे। क्योंकि बिना इल्म के, बिना तालीम के कोई भी इंसान पशु के समान है, एक जानवर के समान है। तो अगर हमें मुकम्मल इंसान बनना है तो हमें एजुकेशन लेनी बहुत ज़रूरी है। और एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपका सर्वांगीण विकास करता है, आपके व्यक्तित्व का, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके जितने भी स्किल्स हैं उनको निखारता है। आप समाज की मुख्य धारा में आने के लिए, जब आप समाज के हर तबके से, या आप, वो कहते हैं कि कोई भी तबका तब तरक्की करता है, और उस तरक्की को हम कैसे, उस पैमाने को नापते हैं कि ये समाज तरक्की कर रहा है, वो पैमाना है एजुकेशन का। अगर कोई भी समाज, हम उसको समाज को लेकर के उसके बारे में अगर हम कोई डिटेल निकालते हैं तो हम ये देखेंगे कि वो सामाजिक तौर पर कहाँ स्टैंड करता है। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है एजुकेशन, कि ये जो समाज है, ये जो समुदाय है, ये समुदाय कितना पढ़ा लिखा है, कितना शिक्षित है। अगर आप शिक्षित होंगे तो आप देश की मुख्य धारा में आएंगे, शिक्षित होंगे तो आप नौकरी भी करेंगे, शिक्षित होंगे तो आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। मतलब एक जनरेशन चलती रहती है इस तरह से। और इस्लाम तो टिका हुआ ही इसकी बुनियादी इल्म है। आपको याद होगा, आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली बार आए तो उन्होंने सूरह फलक उतरी थी, है ना, पढ़ो अपने रब के नाम से। तो पढ़ने का सबसे बड़ा ये है कि पढ़ने का जो है वो बहुत, एक इंसान के लिए पैदा होने के बाद सबसे बड़ा सबक
पढ़ना है। और सबसे पहला स्कूल माँ की गोद है। एक माँ जो बच्चे को जब वो चलना सीखता है, उंगली पकड़ के चलाना सिखाती है, बोलना सिखाती है, और उसके बाद जब वो बोलने लगता है, चलने लगता है, तो उसके बाद वो सारी चीज़ें उसे सही और गलत बताती हैं। तो एजुकेशन क्या है, व्हाट इज़ द एजुकेशन? और एजुकेशन अगर हम ले रहे हैं तो वो एजुकेशन हमारे यहाँ कितनी तरह की है, और उन एजुकेशन में हमें, अगर हम दीन की तालीम ले रहे हैं तो हमें किस स्तर तक जाना है, और अगर हम दुनिया की ले रहे हैं तो हमें कहाँ तक जाना है। सबसे पहले आती है दीन की बात। दीन की तालीम ऐसी है जो आपकी पैदाइश से लेकर आपके मरने के बाद भी आपको काम आती है। मतलब आपको एक अच्छा इंसान तो दुनिया में बनाती है, आपको जीने का एक सही तरीका बताती है कि आपको कैसे जीना है, कैसे आपको व्यवहार करना है। इट मीन्स दीन की नॉलेज जो है वो आपको इतिहास भी बता रही है, आपको प्रेजेंट भी बता रही है, आपको फ्यूचर भी बता रही है। आपको पता है मोस्टली जो रिसर्च होती हैं दुनिया में वो कुरान शरीफ के अकॉर्डिंग्स होती हैं, ठीक है। वो जब कहीं उलझ जाते हैं साइंटिस्ट तो वो कुरान शरीफ पर आते हैं, फिर उस कुरान शरीफ में से वो डिटेल्स निकालते हैं कि यहाँ ये इस्लाम क्या कह रहा है। जो आज के टाइम में आप देख रहे होंगे इजराइल और फ़िलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, तो उस युद्ध का अगर आप ये चीज़ निकाल दें, हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, कोई इस तरह की बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम इस चीज़ का देखें कि इस्लाम और इस्लाम का जज्बा और ईमान का जज्बा क्या है, तो वो ईमान का जज्बा आप ये देखिएगा कि मैं मानती हूँ कैजुअलिटीज़ बहुत हो रही हैं, लेकिन इस्लाम बहुत तेज़ी के साथ स्प्रेड हो रहा है। पश्चिमी मुल्कों में वो लोग जो इस्लाम को नहीं जानते, पश्चिमी मुल्कों में वो लोग जिन्होंने कभी कुरान को नहीं देखा, वो इस्लाम की तरफ माइल हो रहे हैं, वो कुरान शरीफ की तरफ आ रहे हैं, वो कुरान शरीफ को पढ़ने की देख रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसा एक मुसलमान का जज्बा है कि ये लोग बम मर रहे हैं। उन लोगों को पता है कि अगर आप हम सो रहे हैं तो सुबह को उठेंगे नहीं उठेंगे। तो वो छोटे छोटे बच्चे 2 साल 4 साल 6 साल के बच्चे 8 साल के बच्चे वो अपने हाथ पर अपना नाम लिखवा के रात को इसलिए सोते हैं, क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता हम सुबह को ज़िंदा होंगे नहीं होंगे। इट मीन्स वो रेडी हैं इस चीज़ के लिए कि हमें नहीं पता हम जिएंगे नहीं जिएंगे, लेकिन ये उनके ईमान का जज्बा है कि वो रेडी है मरने के लिए। ये उनके ईमान का जज्बा है। तो उनके इस ईमान के जज्बे की वजह से वो अपना नाम हाथ पर लिखवाते हैं। और बहुत सारी डेड बॉडीज़ मैंने ऐसे देखी हैं बच्चों की जिन पर उनके नाम से ही उनकी जो वहाँ पे नाम लिखा हुआ था उससे उनकी पहचान हुई है कि ये फ़ला फ़ला बच्चा है। तो ये जो ईमान का जज्बा है ये आपको कुरान शरीफ देता है। तो इस चीज़ ने लोगों को मुतासिर किया कि आखिर इस्लाम और मुसलमान ऐसी क्या चीज़ है कि लोग बिल्कुल मौत को अपनी ज़िंदगी समझते हैं। और हकीकत यह है, एक मुसलमान मैं मानती हूँ सबसे अव्वल वो मुसलमान है जो शहीदी का दर्जा जिसको मिलता है। तो सवाल ये है कि समाज में एक तो औरत होना, फिर मुसलमान होना, और मुसलमान होने के साथ साथ आपको वो सारी तालीमों को हासिल करना एक अपने दायरे में रह करके वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम दुनिया में और दीन में हमारे लिए क्या कहा गया है और हम किस तरीके से आज के मुश्किल हालात से निकलते हुए इस तालीम को हासिल कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप सबसे पहले दीन की तालीम लें। वो तो हम शुरुआत से लेते हैं, है ना। मुझे भी याद है कि जब मैंने 5th कर लिया था तो मेरा कुरान शरीफ मुकम्मल हो गया था, और जब मैं 6th में आई तो मैं दीन में से ये किताबें पढ़ चुकी थी। लेकिन क्योंकि हमारे पास कॉलेज टाइम होता था, हम लोग कॉलेज में बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे दुनिया की पढ़ाई में, तो दीन के लिए हमें टाइम नहीं मिलता था। तो मुझे याद है, मैं अगर अपने फ्लैशबैक में जाऊँ तो जो छुट्टियाँ होती थी मई जून की, उन 2 महीनों को मैं ऐसे यूटिलाइज़ करती थी कि मैं दीन की किताबें पढ़ती थी। जैसे मिल्लत इब्राहिम हो गया, हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा, आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा। तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो तब तक हम जानेंगे नहीं। और बुक्स सबसे अच्छी दोस्त हैं। सर ने जैसे बोला, बुक्स बहुत अच्छी दोस्त हैं, और बुक्स पढ़ने के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको तन्हाई की ज़रूरत है। एक बात और, हर इंसान के अंदर एक क्वालिटी होती है, स्पेशल क्वालिटीज़, जो आप में है वो आप में नहीं है, जो आप में है वो आप में नहीं है, जो आप में है वो मुझ में नहीं है, जो मुझ में है वो आप में नहीं है। वो सब में अलग होती है। मतलब एवरी पर्सन इज़ अ स्पेशल इन दिस वर्ल्ड, मतलब सब कुछ उसका स्पेशल होता है। अब बात यह है कि आप अपने आप को पहचानिए, अपनी उस जो खासियत है, खुसूसियात है, उसको बाहर निकालिए। 2 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 कि एक ये है कि आप जो हुनर होता है वो तन्हाई में पैदा होता है। पता है, अगर आप एक अच्छे स्कॉलर बन रहे हैं, अच्छे रीडर बन रहे हैं, कुछ भी आप अपनी किसी भी फील्ड में, तो आप वो तन्हाई में, लेकिन जो आपका करियर बनता है
वो भीड़ में बनता है। 2 चीज़ें हो गई। नंबर 1 कि आपका जो करियर बन रहा है वो भीड़ में बन रहा है, लेकिन जो आपका हुनर तराश रहे हो आप वो तन्हाई में होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप दीन के साथ साथ, अब दुनिया की बात करते हैं, दुनिया की तालीम लीजिए। दुनिया की तालीम हम कैसे लेंगे? दुनिया की तालीम के लिए हमें स्कूल जाना होगा, हमें सिंसियरिटी चाहिए होगी, हमें पंक्चुअलिटी चाहिए होगी, और एजुकेशन को सिर्फ हमें ऐसे नहीं लेना है कि हमें जाना है बस 12th करके बैठ जाना है, 10th करके बैठ जाना है। एजुकेशन लेने की कोई एज नहीं होती, जहाँ से शुरू करो वहीं से बिस्मिल्लाह हो जाती है। ठीक है, मैंने बचपन से पढ़ा है और शादी के बाद भी मैंने बहुत पढ़ा है। मतलब मेरी शायद 4-5 डिग्री है तो शादी के बाद है। मतलब मैंने अभी जस्ट छोड़ा है पढ़ना, और मुझे अभी भी इतना शौक है कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं फिर कुछ पढ़ लूँगी, और अभी भी मैं पढ़ती हूँ। ऑनलाइन मुझे कुछ भी जो अच्छा लगता है, जो टॉपिक मुझे ऐसे लगता है कि मुझे जानने की ज़रूरत है, वो मैं पढ़ती हूँ। आजकल मेरा जो नया टॉपिक चल रहा है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, क्योंकि हमारा देश या हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और उसमें मैं एक टॉपिक मेरा है कि हम मुसलमान इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। मेरा एक टॉपिक है जिस पे मैं आजकल रिसर्च कर रही हूँ। तो बात ये है कि एजुकेशन क्या इतनी आसानी से हमें मिली है? अगर हम दुनिया के एजुकेशन पे आए, क्योंकि माशाल्लाह मेरी बहुत सारी बहनें बैठी हैं जो आपको दीन की रोशनी में एजुकेशन के बारे में बताएंगी, तो मैं ये कहना चाहूँगी जो एजुकेशन है ये बहुत मुश्किल से हम लोगों तक पहुँची है। अब कैसे पहुँची है, थोड़ा सा मैं रोशनी डालना चाहूँगी। एक सवाल मेरा, क्या आप लोग जानते हैं कि पहली मुस्लिम शिक्षिका कौन है? मुस्लिम शिक्षिका, टीचर्स बहुत है, पहली मुस्लिम शिक्षिका कोई हाथ उठाएगा, बताएगा आप में से? देखिए, हमारी सबसे पहली मुस्लिम शिक्षिका है, शबाना रईस ने बिल्कुल सही बताया, फ़ातिमा शेख। अब आप सोचेंगे ये फ़ातिमा शेख कौन है, क्योंकि आपने तो बुक में पढ़ा ही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हमें तो बुक में वो पढ़ाया जा रहा है जो ऊपर से छप के आ रहा है। अब हमें तो बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हैं, और जो चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं मेरे को पता है वो आने वाली हमारी जनरेशन नहीं पढ़ेगी, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है, नई शिक्षा नीति आ गई है, नया सिलेबस चेंज हो रहा है, बहुत सारे टॉपिक्स जो मेन थे वो हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि सबसे पहले जो हमारी मुस्लिम शिक्षिका रही हैं वो रही है फ़ातिमा शेख। अब फ़ातिमा शेख कौन थी? फ़ातिमा शेख वो महिला थी, आई एम टॉकिंग अबाउट 1800 समथिंग, राइट, मैं 1800 कुछ की बात कर रही हूँ, वो उस ज़माने में थी। और वो पहली शिक्षिका महिला इसलिए थी क्योंकि 1848 में उन्होंने सबसे पहला स्कूल खोला था। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, एक मुसलमान को अपने मुसलमान लोगों के बारे में पता होना चाहिए कि एजुकेशन की में, और एजुकेशन में भी महिलाओं में सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? 1848 में फ़ातिमा शेख ने सबसे पहले स्कूल खोला था। और वो स्कूल क्यों खोला गया था? क्योंकि उस ज़माने में छुआछूत बहुत थी। मुस्लिम और जो हमारे SC ST लोग हैं उनके साथ छुआछूत होती थी। ठीक है, दलित वर्ग के साथ छुआछूत होती थी, तो उनको स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं था। अब क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग, आप एक इंसान हो तो एक पढ़ाई बहुत ज़रूरत है। उस पढ़ाई, समाज में पढ़ाई के बिना आप कुछ नहीं हो। अगर आप नहीं पढ़ोगे, अब ये था उस टाइम पे पढ़ाई नहीं थी, उस टाइम पे दीन की पढ़ाई मुसलमान बच्चों को घर पे मिल जाती थी, लेकिन दुनिया की पढ़ाई नहीं थी। तो फ़ातिमा शेख जो थी उन्होंने ये कोशिश की कि वो जो अछूत लोग हैं जिनको स्कूलों में एडमिशन नहीं है उनकी जाति के आधार पर, तो वो उनके बच्चों को और उनकी महिलाओं को शिक्षित करें। तो उन्होंने क्या किया, एक थी उस टाइम पे, अब आप उनका बहुत नाम सुनते हैं और वो उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, वो है सावित्रीबाई फुले। ठीक है, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। तो सावित्रीबाई फुले जो थी वो भी महिला शिक्षिका थी। अब वो क्योंकि OBC वर्ग से आती थी और वो भी ये चाहती थी कि जो वो समाज है जो कि अछूत है और जिनको इन्होंने अलग थलग कर दिया है, यानी मुस्लिम समाज की महिलाएं और मुस्लिम समाज की और ऐसी समाज की जो महिलाएं और बच्चे हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए, ताकि उनसे, क्योंकि उनसे भेदभाव होता था, ताकि वो भेदभाव ख़त्म हो जाए और इनको भी हक है कि ये समाज की मुख्य धारा में आए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उनके जो हस्बैंड थे पढ़े लिखे थे, ज्योतिबा फूले जी, तो वो पढ़े लिखे थे। तो उनकी बहुत कम उम्र में सावित्रीबाई फूले की जो शादी हुई थी 13 साल की उम्र में ज्योतिबा फूले से हो गई। तो उनके हस्बैंड ने उन्हें पढ़ाया, राइट।
हस्बैंड ने अपनी वाइफ को पढ़ाया, सावित्रीबाई फुले को। जब वो पढ़ ली तो उन्होंने लगा कि मैं अब उन लोगों को पढ़ाऊंगी जो समाज के वंचित लोग हैं, जिनको स्कूल में आने की इजाज़त नहीं है, उन महिलाओं और बच्चों को पढ़ने की इजाज़त नहीं है, तो मैं उनको पढ़ाऊंगी। तो वो उन्हें पढ़ाने के लिए जाती थी। तो समाज में जो उच्च वर्ग के लोग थे उन्होंने उसका बहिष्कार किया, मतलब उनके साथ उनको सामाजिक प्रताड़ना बहुत सारी झेलनी पड़ी। तो जब उनको सामाजिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी तो वो क्या करती थी, जब वो पढ़ाने के लिए उनके घर पे जाती थी, बच्चों को, महिलाओं को पढ़ाने के लिए उनके पास जाती थी, तो उनके ऊपर वो लोग गोबर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे। गांव का जो कीचड़ होता था, गोबर होता था, वो उठाते थे, वो फेंकते थे। तो वो उनको बड़ा बुरा लगता था कि मैं एक समाज को सुधारने का काम करने जा रही हूँ, लेकिन मेरे ऊपर गोबर और कीचड़ फेंका जाता था। मतलब ये मैं आपको उस ज़माने की बात बता रही हूँ कि इल्म हासिल करने के लिए टीचर्स ने कितनी मशक्क़तें की हैं और इल्म कैसे फैला है। तो उनके ऊपर कीचड़ और गोबर फेंकते थे। तो वो आई और आके अपने हस्बैंड को बोली, मतलब ज्योतिबा फुले जी से बोली कि आप ये देखिए कि मैं पढ़ाने के लिए जा रही हूँ, इनको समाज की मुख्य धारा के लिए ला रही हूँ, लेकिन मुझे उच्च समाज के लोग मेरे ऊपर कीचड़ फेंकते हैं, गोबर फेंकते हैं, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा तुम घबराओ मत, हिम्मत मत तोड़ो, तुम अपनी 2 धोतियां साथ रखा करो, यानी एक धोती वो जो तुमने पहन ली, एक तुम अपने साथ ले जाओ। ठीक, जब तुम जा रही हो तुम पढ़ाओ, और पढ़ाने के बाद जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे ऊपर कीचड़ फेंक दिया तो तुम दूसरी धोती वहां बदल लो। ठीक, फिर वहां से जब आओ और आते हुए तुम्हारे ऊपर फिर वो कुछ कीचड़ या गोबर फेंके तो फिर तुम आकर अपने घर में दूसरी धोती बदल लो। उन्होंने अपने इस काम को जारी रखा, उन्होंने हिम्मत नहीं टूटने दी। तो फिर फातिमा शेख जो थी वो भी पढ़ाती थी, उन्होंने भी मुसलमान बच्चों को, मुसलमान महिलाओं को और दलित महिलाओं को और दलित बच्चों को पढ़ाने का काम लिया हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सावित्रीबाई फुले जी के साथ मिलकर पढ़ाना शुरू किया। अब चूँकि वो भी पढ़ा रही थी तो उस टाइम का जो मुस्लिम समाज था उन्होंने फातिमा शेख जी का बहिष्कार कीजिए। अब आ जाते हैं हम फातिमा शेख जी पर। अब उन्होंने क्या क्या झेला है। उनके एक भाई थे, उनका नाम था उस्मान। वो दोनों बहन भाई मुस्लिम समाज की महिलाओं और बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे ताकि उनको दुनिया की पढ़ाई दी जा सके। तो उन्होंने क्या किया कि जो उनका जो लोग थे, उनके जो समाज के लोग थे, उन्होंने उनका तिरस्कार किया, उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया, फातिमा शेख और उस्मान भाई को, और उसके बाद उन्होंने उनसे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। जब समाज ने उनका बहिष्कार किया तो फिर वो खुलकर सामने आए और उन्होंने, क्योंकि अब जो उनके ससुर थे सावित्रीबाई फुले के, वो भी समाज की वजह से परेशान थे, उन्होंने अपने बेटे ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को घर से बाहर निकाल दिया कि तुम्हारी वजह से हमें समाज में प्रताड़ना मिल रही है, आप लोग घर छोड़ के चले जाओ। तो फातिमा शेख ने उन्हें अपने घर में पनाह दी और वहाँ पर उन्होंने पहली लाइब्रेरी बनाई और पहली बार उनके घर में वो पहला स्कूल बना जो कि मुस्लिम महिलाओं और बच्चों के लिए, दलित महिलाओं बच्चों के लिए बना। और वहाँ पे एक ओपन लाइब्रेरी बनाई गई जिसमें उन्होंने दीन और दुनिया की किताबें रखी और वो लोग घर घर जाते थे और उन्हें कहते थे कि आप हमारे यहाँ आएँ और उस ओपन लाइब्रेरी में आप एजुकेशन हासिल करें। तो ऐसे हमारे यहाँ एजुकेशन फैली है। इस तरह से चलते चलते अभी क्या हुआ है कि पीछे अगर हम जाएं कुछ साल पहले तक, अगर मैं जाऊं अपनी मम्मी के टाइम पर, तो वो ज़माने भी ऐसे रहे हैं कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। तो क्या होता था कि बहुत कम रेशो ऐसा होता था जो लड़कियां स्कूल तक जाती थी। इंटर कॉलेज तक तो बहुत मुश्किल की बात होती थी, लेकिन जो जाती थी उनके बच्चे बहुत पढ़े हैं और जो नहीं गई उनके बच्चे उनसे भी ज़्यादा पढ़े हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दीन को और दुनिया की तालीम की अहमियत को समझा है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप जब एजुकेशन लें तो एजुकेशन का मतलब सिर्फ क्या किताबी ज्ञान नहीं है। एजुकेशन का मतलब है आपका मॉरल, आपका नैतिक ज्ञान। मतलब अगर आपके अंदर नैतिकता नहीं है, मॉरलिटी नहीं है, यानी आपके अंदर वो चीज़ नहीं है कि आपका व्यवहार समाज में कैसा होना चाहिए, तो वो एजुकेशन आपके लिए शून्य है। खाली किताबी ज्ञान जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपने रट लिया और आपने पढ़ लिया कि हमने ये पढ़ लिया। नहीं, जब तक आप समाज में रहना नहीं सीखते, समाज के हर स्तर को मैच करना नहीं सीखते, तो आपकी एजुकेशन इनकम्प्लीट है। ठीक है। अब नैतिकता में क्या आता है कि एक मुसलमान के लिए ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो, अब इस्लाम कैसे फैला? इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, इस्लाम फैला है मुसलमानों के बिहेवियर से। राइट? हम जितना अच्छा हमारा बिहेवियर रहेगा तो लोग अप्रिशिएट करते हैं कि अरे वाह, ये कैसा, आखिर कैसा दीन है, आखिर कैसा धर्म है। कि यहाँ पर अब मैं देखो मोटी सी बात बताती हूँ, अगर कोई दलित है, ठीक, वो दलित मंदिर में नहीं जा सकता, मंदिर में उसका प्रवेश वर्जित है, ठीक, लेकिन वो दलित अगर कन्वर्ट हो जाता है और मुस्लिम बन जाता है तो वो दलित मुसलमान होते ही मस्जिद का इमाम बन जाता है। तो इक्वालिटी, सबसे पहले इस्लाम में इक्वालिटी है।
फिर फ्रीडम है, और फिर भाईचारा है। ये आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिल्कुल उनका आखिरी खुतबा था तो उसमें भी वो बात कह गए कि यार लोगों, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि जब एक तो मेरे बाद तुम सलाम को फैलाना, यानी जब भी कोई मुसलमान आपको मिले तो उस मुसलमान को मेरा सलाम पहुँचाना, ये हम पर फ़र्ज़ है, इसलिए सलाम 1400 साल से कंटिन्यू चलता आ रहा है, राइट। सेकेंड कि आप अपने भाई का ध्यान रखें, आप अपने भाइयों का ध्यान रखें। भाई मीन्स आपका पड़ोसी, आपका दीन का भाई, जो भी है, आप उनका ध्यान रखें। तीसरी बात कि आप जुल्म किसी के ऊपर जुल्म ना होने दें, किसी के ऊपर आप उसके ऊपर जुल्म ना होने दें। जो जुल्म कर रहा है उस जुल्म के ख़िलाफ़ आप उठें, आवाज़ उठाएं। अब एजुकेशन की सबसे बड़ी बात आती है कि क्या सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बन जाना काफ़ी है? क्या सिर्फ डिग्रियाँ ले लेना काफ़ी है? एजुकेशन हमें क्या सिखाती है? एजुकेशन हमें सिखाती है कि हम अन्याय के ख़िलाफ़ लड़ें। एजुकेशन हमें सिखाती है कि जहाँ गलत हो रहे हैं हम उस गलत के ख़िलाफ़ लड़ें, हम सच का साथ दें। और सच का साथ देना आज के टाइम में बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिनाइयाँ हैं, लेकिन वो सच है और हमेशा सच रहता है। और जब आप उसके साथ खड़े होते हैं, आज आप अकेले हैं, कल एक भीड़ आपके साथ होगी। तो एजुकेशन मीन्स कि आप एक अच्छे इंसान बने। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा बाघिन का वो दूध है जो इस दूध को पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। समझ रहे हो इस चीज़ को? इसका मतलब ये है क्योंकि आपने एजुकेशन ले ली, आपको सही और गलत का ज्ञान हो चुका है, अब आप अन्याय के विरुद्ध उठेंगे, अब आप अन्याय के विरुद्ध उठेंगे, आवाज़ उठाएंगे। आप दीन और दुनिया के कानून के हिसाब से उस सच के साथ खड़े होंगे। और एक महिला होने के नाते ये जिम्मेदारियां हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा आती हैं, क्योंकि हमारे भाई बाप बेटे की जिम्मेदारी हम पर है। तो कहीं ना कहीं अगर वो गलत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को उन्हें रोकने का हमारा हक है, और हम उनको रोकेंगे। और हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम उन्हें सही शिक्षा दें। क्यों? क्योंकि एक मर्द महिलाओं की इज्जत तभी करता है जब वो अपनी माँ की इज्जत करता है। एक मर्द तभी और महिलाओं की इज्जत करता है जब वो अपनी बहन की इज्जत करता है। एक मर्द महिलाओं की इज्जत तब करता है जब वो अपनी बीवी की इज्जत करता है। अगर वो अपनी माँ और बहन और बीवी की इज्जत नहीं करता, फिर वो समाज में उसके लिए महिलाओं की इज्जत वो नहीं कर सकता। तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम दीन की रोशनी में रहते हुए दीन के साथ साथ दुनिया की तालीम अपने बच्चों को दें। और उनके साथ साथ ये ज़रूरी है कि एक अच्छे समाज का निर्माण हम करें। और उस सच्चे और अच्छे समाज को बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षित हो यानी शिक्षा लो, संगठित हो यानी इकट्ठे हो जाओ, संघर्ष करो यानी फिर अपने अधिकारों के लिए आप संघर्ष करो, और हिम्मत मत हारो और अपने आत्मसम्मान को ऊंचा रखो। एजुकेशन मीन्स आपका आत्मसम्मान। कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आप कंप्रोमाइज़ मत करिएगा, कुछ भी हो जाए, क्योंकि एक इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ज़िंदा रहता है। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेंगी तो आप आईने में खुद अपने आप से भी नज़र नहीं मिला पाएंगी, और आपका एक जो ज़मीर होता है वो आपको कचोटता रहेगा। तो एजुकेशन जो होती है, एजुकेशन आपको आपके अधिकारों के प्रति सचेत करती है। आई मीन व्हाट इज़ द योर राइट्स इन द कंट्रीज। और उन एजुकेशंस के द्वारा ही आप उन अधिकारों को कैसे ले सकते हो? इन द राइट वे, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। तो जब आप पढ़ोगे लिखोगे तो आप अपने अधिकारों को जानोगे, जब आप अपने अधिकारों को जानोगे तो आप संविधान को पढ़ोगे, और संविधान को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा अरे हमें तो बहुत सारे अधिकार हैं जो कि हमें आज अपनी आम जिंदगी में देखते हैं हमें मिलते नहीं हैं। ठीक है, तो एक डिग्निटी मेंटेन करना, अपना एक स्टेटस मेंटेन करना, अपने आप को एक जगह रख लेना कि मुझे यहाँ से नीचे नहीं जाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक ऐसा व्यक्तित्व अपने आप बनाएं कि आप लोगों के लिए रोल मॉडल बने। समझ रहे हो ना? आपको देख के लोग ये सोचे कि हमें भी ऐसा बनना है, आपको ये लगे कि हमें भी बनना है। मतलब एक जब तक आप एक लक्ष्य नहीं रखोगे,
जैसे कहते हैं ना, मछली की आंख पर नज़र। जब तक आप अपना एक टारगेट नहीं बनाओगे, बिना टारगेट के कोई भी इंसान एमलेस होता है, मतलब उसको दिशाहीन होता है। तो सबसे पहले आप अपना टारगेट सेट करो, फिर उसे अचीव करने के लिए प्रयास करो, कोशिशें करो, और जब आप उस प्रयास को आप करेंगी तो आप इंशाल्लाह वहाँ उस मुकाम तक पहुँचेंगी। और एक बात और, कहीं रुकना मत मेरी बहनों, चाहे आप आज 12 साल की हैं, 22 साल की हैं या 62 साल की हैं, रुकना नहीं, क्योंकि एजुकेशन हमेशा मिलती है। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुसलमानों की अकल बुद्धि जो खो गई है वो जहाँ से भी मिले, जहाँ से भी मिले, मतलब ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान नहीं, जहाँ से भी मिले वहाँ से ले लो। जहाँ से भी आपको सीखने को मिलता है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ आए तो नीचे वाले को नहीं है, नहीं। अगर आपको नीचे वाले से सीखो। अगर आपको कोई चीज़ आपको 60 साल की उम्र में नहीं पता और आपको 12 साल का बच्चा बता रहा है, तो लर्न इट, सीखो उसको। तो आपको जहाँ भी आपकी बुद्धि खो गई है, उसको जहाँ से भी मिले उसे हासिल करो। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्ट करके, और बाकी मेरी जो बहनें बैठी हैं वो आपको बताएंगी। तो